हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। क्या हुआ, नहीं हो बढ़िया? क्यों भाई, एग्जाम अच्छे नहीं जा रहे? क्या हुआ? अच्छा, अब कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक? अरे ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे बच्चों, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज हम करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है, और वो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आता है। यानी हर साल आपसे एक न्यूमेरिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन को आज इस वीडियो में करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप अपने एक न्यूमेरिकल अच्छे से करना चाहते हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखना। चलिए बच्चों, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, तो हमने कहा भाई अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा, तो इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने से पहले हमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना थ्योरी के, बिना कॉन्सेप्ट को हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें इस थ्योरी को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने कहा कि भाई देखो, हमारे इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं उसको समझने के लिए हमने कहा इकोनॉमी कितने पे चलती है, कितने सेक्टर पर चलती है। तो इकोनॉमी बच्चा चलती है टोटल 4 सेक्टर पर। दैट मीन्स वी हैव 4 सेक्टर्स। फर्स्ट वन इज, इकोनॉमी जो चलती है वो 4 सेक्टर्स पर चलती है। तो इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। फर्स्ट वन इज हाउसहोल्ड सेक्टर। सेकंड वन इज फर्म सेक्टर। थर्ड वन इज गवर्नमेंट सेक्टर एंड फोर्थ वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। मतलब ये वर्ल्ड सेक्टर, यानी हमारे पास टोटल 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में। हाउसहोल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम डिनोट करते हैं हाउसहोल्ड सेक्टर को सी से, जिसको हम डिनोट करते हैं हाउसहोल्ड सेक्टर को सी से, फर्म सेक्टर को आई से और गवर्नमेंट सेक्टर को जी से। और इसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, दैट मींस एक्स माइनस एम, यानी हमारा फॉरेन सेक्टर। तो फॉरेन सेक्टर में अगर हम देखें तो कौन कौन से चीज आएंगी, यानी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं और 4 सेक्टर में आपने अगर पढ़ा हो तो अलग अलग सेक्टर के लिए इकोनॉमी बना रखी है। जैसे हमने कहा एक होती है 2 सेक्टर मॉडल, जिसमें सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, दैट मींस हाउसहोल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर आता है। थर्ड वन इज, जब इसमें ऐड हो जाता है गवर्नमेंट, तो ये हमारी बन जाती है 3 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर मॉडल। और अगर इसमें फॉरेन सेक्टर भी ऐड हो जाए तो ये बन जाता हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर मॉडल। तो टोटल हमारे पास 3 मॉडल होते हैं, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल। इन तीनों सेक्टरों को याद रखना बच्चों, इन तीनों सेक्टरों को अगर एक साथ देखे जाए तो इसको क्लोज इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्लोज इकोनॉमी, बहुत सारे बच्चों को डाउट है सर क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, ओपन इकोनॉमी क्या होती है। तो क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है कि जहां पर सिर्फ 3 सेक्टर वर्क करते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट सेक्टर। अगर ये 3 सेक्टर सिर्फ काम कर रहे हैं और बाकी कोई और सेक्टर्स के अंदर नहीं जुड़ा हुआ, यानी विद इन द कंट्री अगर चीजें हो रही हैं, तो ये क्लोज इकोनॉमी कहलाती है। लेकिन अगर उसी में ही फॉरेन सेक्टर भी ऐड हो जाता है तो हमारा लेन देन बाहर वाली कंट्रीज से होने लगता है, तो इसको हम ओपन इकोनॉमी भी बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्लोज इकोनॉमी बच्चों समझ में आ गया होगा। क्लोज इकोनॉमी मतलब जिसमें 3 सेक्टर होते हैं, अगर इसमें गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा फॉरेन सेक्टर भी ऐड हो जाए तो ये क्या बन जाता है, ओपन इकोनॉमी बन जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये होते क्या है,
तो उसको समझने के लिए हमने कहा देखो एग्रीगेट डिमांड को पहले समझना बहुत जरूरी है कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। तो एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। इसको समझते हैं पहले क्या होता है। तो इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर या इट इज द एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर। अगर कोई भी खर्चा क्या है कंज्यूमर ने, प्रोड्यूसर ने या गवर्नमेंट सेक्टर ने या फिर कोई भी फॉरेन सेक्टर में, तो ऐसी खर्चा किया गया वो क्या कहलाएगा, एग्रीगेट डिमांड क्या कहलाता है या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहलाता है। इट इज टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द इकोनॉमी। ये टोटल डिमांड की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की एंड बेसिकली इट रिप्रेजेंट टोटल एक्सपेंडिचर। और ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो टोटल एक्सपेंडिचर से या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से। बट अगर वही बात करें कंपोनेंट्स ऑफ एडी की, तो हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं एडी के, दैट मींस एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड में कौन कौन से हमारे हैं, फर्स्ट वन इज सी, एक ये हमारा सेक्टर है, सेकंड वन इज आई, थर्ड वन इज जी एंड फोर्थ वन इज एक्स माइनस एम, दैट मींस नेट एक्सपोर्ट। तो टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं एडी के और जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड या प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड। अगर कोई भी खर्चा किया है हाउस होल्ड ने तो वो क्या कहलाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज पर, तो वो कहलाएगा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि कौन खर्चा करता है, कैपिटल गुड्स पर अगर कोई भी खर्चा किया गया है, अगर कोई भी फर्म कैपिटल गुड्स पर खर्चा कर देती है, लाइक मशीन खरीदने में या कोई बड़ी चीज खरीदने में, प्लांट लगाने में, तो ऐसा खर्चा क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो बच्चों याद रखना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब अगर कोई भी फर्म कैपिटल गुड्स पर खर्चा कर देती है, लाइक मशीन खरीद लेती है, प्लांट लगा लेती है, ऐसा खर्चा क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दिस इज आई एंड जी फॉर गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट को जैसे गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर्स बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए, स्कूल्स बना दिए, तो गवर्नमेंट के खुद के भी खर्चे होते हैं। यूनिफॉर्म दे दी, तो सिविल सर्विस वालों को पैसे दे दिए, सैलरीज दे दी। तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए गवर्नमेंट को भी खर्चा करना पड़ता है और ऐसा खर्चा कहलाता है गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड देन फिर हम बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट की। तो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, डिफरेंस होता है किस किस का, एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का। मतलब अगर हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस निकाल ले तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट एक्सपोर्ट मिल जाता है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास एडी में 4 कंपोनेंट होते हैं। यानी अगर एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, दैट मींस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अगर इस एक्सपेंडिचर को जोड़ना है तो सारे चारों सेक्टरों को जोड़ लो तो क्या बन जाएगा, हमारा एडी बन जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि एडी इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब बात आती है कि हमें ये एडी इक्वल टू सी प्लस आई, लेकिन हमें अब क्या करना है, हमें तो सारे पढ़ने हैं, हमें तो चारों पढ़ने हैं, ठीक है। तो हमें चारों स्टार्ट करते हैं और चारों फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, ठीक है बच्चों। सो एडी इक्वल टू सी प्लस आई और हमने कहा इसके अंदर प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी टोटल देखें तो चारों सेक्टर इंक्लूड होंगे और इसी को हम क्या कहते हैं, ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं। तो याद रखना ओपन इकोनॉमी भी इसको कहेंगे। तो हम ओपन इकोनॉमी पे वर्क करते हैं एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा कि भाई देखो हर कंपोनेंट्स को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको न्यूमेरिकल बच्चा समझ में आने वाला है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। तो न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा, देन उस पर हम आगे बात करेंगे। तो एडी क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो इसको समझने के लिए आपको पहले हम बताते हैं सी, ए के कंपोनेंट से बात करेंगे देन फिर उसके आगे करेंगे। तो देन सी, व्हाट इज सी? सी इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सी मतलब खर्चा। खर्चा कौन करता है? तो इट इज द फंक्शन ऑफ इनकम। अब ये हमने कहा फंक्शन और ये किसका है, इनकम का। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन डिपेंड होती है इनकम पर, इसीलिए इसको कहा जाता है इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप। ये क्या शो करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है कंजम्पशन में और इनकम में। मतलब सर ये क्या बता रहे हो आप? इट शोज फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप का बच्चों मतलब होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। तो ऐसा क्या बताता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है कि भाई अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो खर्चे भी बढ़ रहे हैं। ये टोटल कॉन्सेप्ट जो दिया था
ये केन्स ने दिया था। इसीलिए अब आपका मतलब क्या है सर, अगर इनकम 0 है तो कंजम्पशन 0, अगर इनकम 100 रुपए से बढ़ रही है तो कंजम्पशन क्या 100 से बढ़ेगी, इनकम अगर 200 है तो क्या कंजम्पशन 200 से बढ़ेगी? नहीं बेटा, अगर ऐसा करोगे तो ये फिर हो जाएगा ब्लंडर। ब्लंडर मतलब बिल्कुल बहुत बेकार हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, तो हमें इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो उससे अच्छा हम समझने के लिए क्या कहेंगे, केन्स ने कहा कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको खर्चे भी बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन उस रेशियो से नहीं बढ़ाओगे जितने से अर्निंग बढ़ रही है। मतलब ये क्या बात हुई सर, समझो। इनकम अगर आपकी 0 है तो आप खर्चे तो करते हो, भले ही आप अभी अर्न नहीं कर रहे, लेकिन आप कभी खर्चे करते हो। लॉकडाउन में लोगों की जॉब चले गई, उनके पास नौकरी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खर्चा कर रहे थे। लेकिन कहां से कर रहे थे, इनकम 0 हो गई लेकिन खर्चे फिर भी कर रहे हैं। कहां से? क्योंकि वो सेविंग को नेगेटिव कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी जो उन्होंने जोड़ रखा था वहां से यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स इनकम 0 होने पर भी कंजम्पशन हो सकता है। जी हाँ, इनकम 0 होने पर भी कंजम्पशन हो सकता है, और वो कंजम्पशन कहलाता है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। बच्चों ध्यान से सुनना इस वर्ड को, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? जो इनकम 0 होने पर की जाती है लोगों को सरवाइव करने के लिए। तो अगर आप सरवाइव करने के लिए कोई भी खर्चा कर रहे हैं 0 इनकम पर, तो वो कहलाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। एंड अगेन, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है और इनकम बढ़कर 0 से 100 हो जाती है, तो आपकी अर्निंग तो बढ़ी 100 से, लेकिन आपके खर्चे 100 से नहीं बढ़े होंगे, क्योंकि कुछ पार्ट सेव होने लगता है। तो केन्स ने कहा कि भाई देखो, अगर आपकी अर्निंग जितने से भी बढ़ती है लेकिन आप उतने से खर्चे नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि कुछ पार्ट आप सेविंग करने लग जाओगे, तो इसीलिए सेविंग हमेशा कांस्टेंट रेट से आपको करनी पड़ेगी अगर आपकी अर्निंग यानी इनकम कांस्टेंट रेट से अगर इंक्रीज हो रही होगी तो। ये कहा था केन्स ने। तो इसलिए आप देख सकते हैं इनकम में जो चेंज आ रहा है वो 100 से चेंज आ रहा है, लेकिन वही कंजम्पशन में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ 70 रुपीज से आ रहा है, क्योंकि सेविंग जो है यहाँ पर वो पॉजिटिव हो रही है धीरे धीरे, और यही इसका रीजन होता है। तो इस चीज को हम समझ सकते हैं यहाँ से, इस डायग्राम से बच्चों। तो डायग्राम में क्या है देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हमने कहा इसको इनकम को दिखा दिया यहाँ पर, कंजम्पशन को दिखा दिया यहाँ पर। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने कहा इनकम है 0, हम देखेंगे ओरिजिन क्या है 0, इनकम है 0, लेकिन फिर भी खर्चा कर रहे हैं। ऐसा खर्चा क्या कहलाता है बच्चों? ऑटोनोमस कंजम्पशन। मतलब इतने से लेकर इतने, जितना ये एरिया है ओरिजिन से लेकर 60 तक, ये क्या कहलाएगा? हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसका मतलब मैथमेटिकली अगर हम देखें तो C इज द कंजम्पशन फंक्शन। C क्या होता है? C अभी C को ही पढ़ना है आपको, और कहीं नहीं जाना। C का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और वो कैसे निकलता है? C बार प्लस BY। अब से C बार क्या है? C बार इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन। मतलब इनकम 0 है लेकिन फिर भी खर्चा कर रहे हो, इनकम 0 है फिर भी खर्चा कर रहे हो। तो अगर इनकम 0 है और खर्चा कर रहे हो तो ऐसी कंजम्पशन क्या कहलाती है? ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाती है। प्लस BY, आंसर B क्या है? B इज द स्लोप। स्लोप किसका? कंजम्पशन कर्व का। तो जो आपको यहाँ से ये दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, डेल्टा वाई डेल्टा सी, ये क्या बताता है? ये स्लोप है। स्लोप किसका है? बी का, यानी कंजम्पशन का। तो इनकम में चेंज यहाँ तक हुई, यहाँ से लेके इनकम कहाँ तक बढ़ गई? यहाँ तक। तो इनकम यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ गई, तो कंजम्पशन हमने यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा दी। तो इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आता है वो बताता है एमपीसी। तो एमपीसी क्या बताएगा? एमपीसी बताता है कि इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आता है। अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ? एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और सी फॉर कंजम्पशन, तो चेंज इन कंजम्पशन। तो चेंज इन कंजम्पशन, तो नीचे क्या हो जाएगा सर? वाई का मतलब क्या होता है? इनकम। तो हमने कहा डेल्टा का मतलब चेंज, तो क्या हो जाएगा? ये चेंज इन इनकम। तो इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आया वो कौन बताता है? हमारा एमपीसी बताता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इनकम में चेंज हुआ था, लेकिन कंजम्पशन में यहाँ से लेके यहाँ तक का चेंज आ गया। तो ये डिनोट करता है बी को। तो इसको हम बोलते हैं बेटा स्लोप ऑफ एसी, या फिर हम इसको कहेंगे, इस पूरे पोर्शन को याद रखना, इस पूरे पोर्शन को कहा जाता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्या कहा जाता है? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। लेकिन अब फिर से इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है वो समझते हैं। तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या होता है? इंड्यूस्ड कंजम्पशन होता है BY। क्या होता है? BY।
तो समझते हैं इंड्यूस कंजम्पशन क्या होता है। इंड्यूस कंजम्पशन होता है बी वाई। तो हमने कहा कि इंड्यूस कंजम्पशन मतलब बी वाई, और बी वाई क्या होता है, बी वाई निकलता है हमारा एमपीसी और इनटू, अब यहां पर जो आप y देख रहे हो ये y नॉर्मल है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए होगा बेटा, हमें चाहिए होगा डिस्पोजेबल इनकम। हमें कौन सा y चाहिए, डिस्पोजेबल इनकम चाहिए होगा, हमें डिस्पोजेबल इनकम चाहिए होगा। तो डिस्पोजेबल इनकम मतलब YD, YD डिनोट करता है डिस्पोजेबल इनकम, और वो निकलता कैसे है, वो निकलता YD इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा आपका y में से टैक्स माइनस कर देना और टोटल रिसीट्स। अगर कोई भी आपको सब्सिडी वगैरह कोई भी वन साइडेड पेमेंट मिली हो जो आपके बेनिफिट के लिए हो, वो टोटल रिसीट्स प्लस कर देंगे। तो ध्यान रखना कि आपको YD निकालना है। YD का मतलब क्या होता है, YD का मतलब होता है y माइनस टी प्लस TR। YD मतलब डिस्पोजेबल इनकम, और वो हम यहाँ पर y की जगह पर हम YD रखा करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला बच्चों बनेगा C इज इक्वल टू C बार प्लस B इंटू YD। तो YD का मतलब क्या है, YD का मतलब हो जाएगा C इज इक्वल टू C बार प्लस B इंटू क्या, y माइनस टी प्लस TR। याद रखना, तो आपको हमेशा ऐसे करना है, C की वैल्यू हमेशा अब आपको ऐसे लिखनी होगी। तो याद रहेगा, तो C अगर हमें निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू C बार प्लस BYD। अच्छा, अब अगर हम यहां पर देखें तो C इक्वल टू C बार प्लस B और इंटू YD का मतलब क्या होता है, YD का मतलब होता है y माइनस टी प्लस TR। अब ये तो हमारा हो गया एक कंपोनेंट, ऐसे हमें चारों सीखने हो, चारों मिलाकर तब जाकर हमारा आंसर बनेगा। तो हमारा AC कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं हम I। तो व्हाट इज I? I होता है बच्चों इन्वेस्टमेंट। I क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। तो हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ते हैं, तो हमारा दूसरा फंक्शन आ जाएगा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन की अगर बच्चों बात करें तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, I, और I निकलता कैसे है, I इज इक्वल टू होता है हमारा I बार प्लस HI। मतलब ये क्या है सर, ये क्या आ गया HI, इसको क्या जरूरत है, इसका मतलब बच्चों ये है कि I बार का मतलब होता है सेम ऐसे ही होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों याद रखना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, और ये भी प्रोपेंसिटी बताता है, किसकी प्रोपेंसिटी बताता है बच्चा प्रोपेंसिटी किसकी, इन्वेस्टमेंट करने की, कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हम इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो बच्चे याद रखना इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसमें, कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, माफ कीजिएगा, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो वो क्या बन जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो हमने कहा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है इसके अंदर। तो आप इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, I इक्वल टू I बार प्लस HI। H प्रोपेंसिटी बताता है जो डिपेंड करती है हमारे इंटरेस्ट रेट पर। तो इंटरेस्ट रेट पर अगर डिपेंड करती है तो ऐसी इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती है। दोबारा से बोल रहा हूं बच्चों, ये जो पूरा है ये क्या है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, हमारी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और ये वाली हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। तो दोनों इन्वेस्टमेंट को मिलाकर हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट मिलती है, और इसको हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर हम बात करें जी, तो थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, थर्ड कंपोनेंट की, तो थर्ड कंपोनेंट क्या है, तो बच्चों थर्ड कंपोनेंट है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या काम करती है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट कोई भी खर्चा करती है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे गवर्नमेंट सेक्टर, इसका अलग से कोई भी अलग मेथड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ कंपोनेंट्स की बात करें, तो हमारा है नेट एक्सपोर्ट। तो बच्चा नेट एक्सपोर्ट निकलता कैसे है, नेट एक्सपोर्ट निकलता है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें होंगी वो क्वेश्चन के साथ साथ बताते जाऊंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी
होता है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की वैल्यू पुट कर देंगे, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। और चारों की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। लेकिन फिर से मैं ध्यान से बोल रहा हूं आपको, इसको अभी ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें क्वेश्चन बोलता है इक्विलिब्रियम के लिए। ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन बोलता है इक्विलिब्रियम निकालो। तो इक्विलिब्रियम बच्चा कहां होगा, ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम वहां होगा। इसके दो अप्रोच होते हैं। दो अप्रोच क्या है, एक होता है एडी एंड एएस अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। एक ये अप्रोच हो गया हमारा। दूसरा हमारा होता है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। दो अप्रोच होती हैं, दोनों अप्रोच से हम वर्क करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे एडी और एएस अप्रोच से। तो एडी और एएस अप्रोच का मतलब क्या होता है एंड एएस का मतलब क्या होता है। तो बच्चा एएस का मतलब होता है वाई, याद रखना, एएस का मतलब होता है वाई एंड वाई मतलब नेशनल इनकम। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे कि नेशनल इनकम को फाइंड करो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को फाइंड करो, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वही होगा जहां एडी एएस के इक्वल हो जाएगा। दोबारा ध्यान से बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना है आपको, कि जहां पर एडी और एएस इक्वल हो जाएंगे वहां हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो जहां एडी इज इक्वल टू एएस होगा वहीं हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा, और हमें हर किसी में यही करना है। तो इक्विलिब्रियम कहां से पता चलेगा, इक्विलिब्रियम पता चलेगा एडी इक्वल टू एएस। तो व्हाट इज एडी, एडी का मतलब क्या है, तो बच्चों एडी का मतलब है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और वो किसके बराबर होगा, एएस इक्वल टू वाई के बराबर होगा। तो हमें इसको लेकर चलना है, जो हमें बहुत जरूरी होगा। तो ये वाली लाइन हमें ध्यान में रखनी है, और इसको अगर हमें जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा वैसे हम साथ के साथ लेकर चलते रहेंगे। तो याद रखना, जैसा जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा हम इसको साथ में लेकर चलते रहेंगे, ठीक है। चलो, तो अब आप पुट कर सकते हो वैल्यू। अगर मैं इसमें देखूं तो वैल्यू पुट की जा सकती है ना। कैसे करेंगे बताते हैं, देखो क्या हुआ भाई, हाँ ठीक है। तो सी की अगर बात करें तो सी को कैसे लिख सकते हैं, यानी इस टर्म को हम कैसे लिखना है। तो जैसे क्वेश्चन में चीजें गिवन होंगी वैसे ही हम लिखते जाएंगे, लेकिन सी कैसे गिवन होगा, तो सी होगा हमारा सी बार प्लस वी वाई, क्योंकि मैंने ऊपर बताया था कंजम्पशन फंक्शन कैसे लिखना है। कंजम्पशन फंक्शन इस तरीके से लिखना है। तो कंजम्पशन फंक्शन होता है सी बार प्लस बी वाई डी, जैसे इन्फॉर्मेशन होगी वैसे हम क्वेश्चन में लिखते जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको डिनोट करेंगे ऐसे कुछ इस तरीके से, सी बार प्लस बी वाई डी। तो वाई और वाई का होगा वाई माइनस टी, ट्रांसफर रिसीट हो तो ऐड कर देना, अदरवाइज छोड़ देना, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्लस आई क्या होता है, आई होता है हमारा फिर से अगेन आई बार प्लस एच आई, अगर कोई हो तो देख लेना, अगर आई सिंपल दे रखा हो तो यहां से लिख लेना, प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देना, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के इक्वल। तो हमें ये चीज चाहिए होगा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं रुकेगा, सारे न्यूमेरिकल आपके होते जाएंगे। तो अब मैं आपको कराने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना, जो अब मेन पोर्शन है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को अब तक ध्यान से देख लिया है तो अब आगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर सको। यानी अब आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो जो एग्जाम में आते हैं। अगर आपके पास टेनियर है बच्चों तो आप टेनियर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं आप ये पता कर पाएंगे। तो आज मैं आपको सिर्फ 10 ईयर के क्वेश्चन ही कराने जा रहा हूं, कोई एडिशनल क्वेश्चन नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा कि हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो मैं डायरेक्ट आपको वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं, मतलब वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं हम आज उसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी। तो पहले क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहता है, देखो ध्यान से पढ़ते हैं फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। अब ये हमसे बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी निकालो इन द इकोनॉमी। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी मतलब आपसे बोल रहा है कि वाई निकालो। ध्यान रखना, आपसे क्या बोल रहा है वो, वाई निकालो। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब बच्चों में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होता है। आपको इतनी सी बात समझनी है कि दो चीजें होती हैं, एक होती है एमपीसी और एक होती है एमपीएस, ठीक है। एमपीसी और एमपीएस, और दोनों की वैल्यू होती है 1। तो एमपीसी को बोलते हैं बच्चा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो मैं पहले ही बता चुका हूं
कि इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, वो बताएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या होता है, ये होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जिन बच्चों ने मुझसे 12th क्लास पढ़ रखी है उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है बच्चों, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एमपीसी और एमपीएस दोनों की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और अगर आपको कोई भी एक वैल्यू पता लग जाए तो आप दूसरी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो याद रखना, कोई भी अगर एक वैल्यू पता चल जाए, जैसे अगर मैं बोलूं एमपीसी की वैल्यू 0.4 है, तो बच्चों पता है दोनों की वैल्यू अगर 1 होती है तो ये कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, सिंपल है ना। तो इन ये क्या बताता है, ये एक्चुअल में बताता है कि इनकम में चेंज होने की वजह से सेविंग में कितना चेंज आया। तो इनकम में चेंज होने की वजह से सेविंग में कितना चेंज आया, अगर ये बताता है तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब एमपीएस कहलाता है। लेकिन वहीं अगर मैं बोल रहा हूँ कि इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज होता है, अगर ये बता रहा है तो ये कौन बताएगा, ये बताएगा ये एमपीसी। तो याद रखना, एमपीसी और एमपीएस में ये मतलब होता है दोनों की वैल्यू 1 होती है। अगर आपको कोई भी एक वैल्यू पता लग जाए तो आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहां पर मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, अगर आपने देख लिया हो कि भाई ये एमपीसी, ये बी का मतलब क्या होता है, एमपीसी होता है। तो बच्चों याद रखना, बी का मतलब अगर एमपीसी होता है तो ऐसे ही अगर जब यहां पर सेविंग फंक्शन होगा तो यहां पर एस हो जाएगा। तो इतना सा आप याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्वेश्चन वापस देखते हैं क्या बोल रहा है। तो हमसे क्वेश्चन ने बोला कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी इन द इकोनॉमी मतलब वाई निकालना है, और एमपीएस इन द इकोनॉमी मतलब हमें एमपीएस भी निकालना है। चलो भाई कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं। आगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दे रखी है, यानी आई बार दे रखी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, टैक्सेस दे रखा है, एक्सपोर्ट्स दे रखा है, इंपोर्ट फंक्शन मतलब ये भी दे रखा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे ध्यान समझना। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, बच्चों याद रखना, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऐसे कभी अगर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, अगर ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं और अगर आपसे बोल दे इक्विलिब्रियम निकालना है, क्या बोल निकालना है, इक्विलिब्रियम, तो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आपको क्या करना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम के लिए मैंने आपको बता रखा है, इक्विलिब्रियम अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां पर एडी और एएस इक्वल होते हैं। ठीक है, तो कहीं गलती मत कर देना, जहां एडी और एएस इक्वल हो जाएंगे तो हम पढ़ रहे हैं फोर्थ सेक्टर। तो फोर्थ सेक्टर में कौन कौन से होंगे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी 4 सेक्टर की अगर बात करें तो इनको मिलाकर हमारा एएस वाई के रूप में बदल जाता है। तो इनकी वैल्यू पुट करते रहो। ठीक है, तो चलो सी देखते हैं, सी का है, व्हाट इज सी, वेयर इज सी, सी रहा। तो सी को हमने लिखा, पहले इसको ओपन कर लें उसके बाद लिख लेंगे। सी को अगर ओपन करें तो क्या लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं सर सी बार प्लस बी, और वाई डी है तो वाई डी को हम दोबारा ओपन कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं वाई डी प्लस सर आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ऐसे कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि भाई वाई डी को भी लिखो, वाई डी को भी ओपन करो, तो वाई डी कैसे हो जाएगा, वी यहाँ पर y माइनस टी अगर टैक्स है प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। तो बस वैल्यू पुट करनी है, आ गया आंसर। देखो c की वैल्यू है कितनी है, 100 और 0.6 yd लिखो यहाँ पर। c ये कितना है 100, तो 100 हमारा c बार हो गया, प्लस b कितना था बेटा हमारा ये 0.6, तो ये 0.6 हमारा b है, तो 0.6 लिख दिया। और YD की जगह y नहीं पता छोड़ दो। T टैक्स दे रखा है क्वेश्चन में, टैक्स कितना है हमारा देखो 200, टैक्स 200 है, टैक्स 200 डालो यहाँ पर। ठीक है, प्लस I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 500, तो हमने यहाँ पे 500 डाल दिया, प्लस G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 800, हमने यहाँ पर 800 डाल दिया। एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट, बच्चा एक्सपोर्ट कितना है 200 का है, तो एक्सपोर्ट हमने 200 डाल दिया और माइनस कर दिया किसको, मैम। तो लेकिन एम की इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है एम की इक्वेशन, एम को फंक्शन दे रखा है, वो है हमारा ये रहा 50 प्लस 0.3y। चलो 50 प्लस 0.3y, और ये सब किसके इक्वल होगा बच्चा, ये सब इक्वल होगा हमारा y के इक्वल होगा, जो हमें नहीं पता। बस अब आपको सॉल्व करना है, तो बताओ सॉल्व कैसे होगा।
सॉल्व तो करना आता है ना, तो आता है ना, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 को y से, तो क्या हो जाएगा बच्चा 0.6y। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। फिर हमारा ये 500 आ गया, फिर हमारा ये 800 आ गया, फिर 200 आ गया। अब माइनस का यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -50 हो जाएगा। इसको करेंगे तो हमारा ये माइनस का 0.3 y हो जाएगा, और वो किसके इक्वल होगा y के। तो पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, कितना हो जाएगा 100 है 500, तो ये पहले प्लस करने वाली वैल्यू प्लस करो 100, ये हमारा 600 और 1400 टू 1600, तो हमने का 1600 ये हो गया। इसमें से माइनस का कितना है 120 150 यानी 170, इसमें से तो माइनस का हो गया, ठीक है। अच्छा और क्या बच गया हमारा, तो हमने कहा 100 500 600 और ये हो गया हमारा 8 6 14 2 16, 1600 में से माइनस कर दिया 50 और 120 170। चलिए 0.6y था यहाँ पर और माइनस करना 0.3y, तो हमारा बच्चा यहाँ पे बच जाएगा 0.3y, है ना। 0.6y में से 0.3 माइनस कर देंगे 0.3y बच जाएगा, और वो किसके इक्वल होगा y के। तो इसको में से इसको माइनस कर दो तो हमारा बचेगा 1500 और 15 और 1430, और ये बचेगा हमारा कितना, उधर चले जाएगा तो हमारा आ जाएगा 0.3y। का मतलब कि 1430 हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7y। तो बताओ 1430 डिवाइड में 0.7 कितना हो जाएगा, वही आ जाएगा जितना भी होगा, तो ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर रहेगा y इज इक्वल टू 2042.85। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। चेक कर लें कितना आंसर है, तो आंसर ठीक आया नहीं आया, अरे वाह ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया सर, y इक्वल टू 2042.85। देख लिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अब आप यहाँ से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं, क्या बोल रहा है देखते हैं। बोल रहा है एमपीएस इन द इकोनॉमी, बोल रहा है एमपीएस निकालो, एमपीएस बताओ एमपीएस कितना है। तो बच्चा एमपीएस मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना, देखो नीचे बी पार्ट निकालना है, बी पार्ट क्या होगा बी, एमपीएस, एमपीएस निकालना है। एमपीएस कहाँ आएगा, एमपीएस कहाँ आएगा सोचो, एमपीएस निकलता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई डी दिया हुआ है। क्वेश्चन में कितना है जरा चेक करो, हमारा है क्वेश्चन में, देखिए ये रहा ये रहा ये रहा ये 100 प्लस 0.65 डी है ना, 100 प्लस 0.6 YD। तो बच्चों याद हो मैंने बोला था कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये एमपीसी होता है। तो बताओ एमपीसी कितना है 0.6, एमपीसी अगर 0.6 है तो एमपीएस की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 होती है, और दोनों की वैल्यू अगर 1 होती है और एक की वैल्यू अगर 0.6 आ रही है तो एमपीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4 हो जाएगी। ये हमारा आंसर होगा दूसरा, और ये चेक कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन बच्चों कि 8 क्वेश्चन कैसे करना है। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर बाकी सारे क्वेश्चन आप करेंगे। मैं आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या अगर आपके पास 10 ईयर है तो आप 10 ईयर से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर आपको पूछनी हो तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। ये बोल रहा है वाई कंसीडर द इक्वेशन वाई इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस टी प्लस आई प्लस डी, यानी ऐसा ही दे रखा है, हमें कुछ करना नहीं है, सीधा बोल रखा फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल। तो ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम लेवल बोल रहा है। इक्विलिब्रियम लेवल मतलब यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट अप्रोच। कुछ जरूरत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, ध्यान से समझना। हमें जो करना है वो ध्यान से समझना है, क्योंकि पहले हम एक चीज को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है समझिए। बोल रहा है ए प्लस बी। अब बच्चों ए क्या है, कंफ्यूज मत हो जाना, वहां पर सी बार था, यहाँ पर ए है और कुछ नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना। अगर बोलो सर ये का क्या लिखवा दिया आपने, तो बच्चा याद रखना सी इक्वल टू सी बार को ही ए बोलते हैं प्लस बी वाई डी भी बोलते हैं। तो ये भी हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, कहीं दिक्कत
मत में मत फंस जाना, बोलो सर ने क्या करा दिया हमें, है ना। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन ही होता है ये भी, तो बस नाम चेंज कर दिया। तो हमें क्वेश्चन ने बोला सब कुछ दे रखा है, सब वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो पहले जो इक्वेशन है वो लिख दें, क्या क्या इक्वेशन दे रखी है भैया। चलो, y इक्वल टू ए प्लस बी, हमने कहा y दे रखा है, वो किसके इक्वल हो, a प्लस बी, और a प्लस बी दे रखा है, y माइनस टी दे रखा है। मतलब बहुत आसान दे रखा है, आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। i प्लस जी प्लस एक्स माइनस, ये दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी वैल्यू पुट करनी है बस, और क्या करना है बताओ, क्या क्या वैल्यू। ऑटोनोमस कंजम्पशन, if I is equal to 20, b is equal to this, g is equal to this, x minus m, ठीक है। चलो तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। a नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहा a नहीं है, तो y is equal to a प्लस बी, y माइनस टी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम दे रखा है। हमने जो वैल्यू है वो पुट करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा यहाँ पर अगर आप बच्चों देखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करो, b है 0.75, हमने यहाँ पे लिखा b 0.75, 0.75, y वो नहीं पता, t पता है क्योंकि वो गवर्नमेंट के इक्वल है, ये देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट और t दोनों इक्वल हैं, 25 यानी 25 करोड़, 25 लिख दिया। आई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, इन्वेस्टमेंट है 20, हमने इन्वेस्टमेंट को लिख दिया 20, प्लस जी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कितना है, हमने कहा गवर्नमेंट है सर 25, अगेन 25, हमने 25 लिख दिया। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट अगर देखें, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्स 22, इम्पोर्ट है 30, हमने कहा यहाँ पे लिख दिया 22, यहाँ पे लिख दिया 30, और ये हमारा आ गया y, ठीक। तो बताओ y इज इक्वल टू कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया 0.75y, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.25 को, है ना। तो 0.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, तो यह आ जाएगा हमारा 18.75, तो माइनस का 18.75 प्लस 20 प्लस 25, और यहाँ पे माइनस कर देंगे तो माइनस का आ जाएगा हमारा 8। तो सॉल्व करेंगे इसको तो 18.75 और 8, दैट मीन्स हमारा हो गया 18.75 प्लस 8, तो 26.75। तो हमने कहा यहाँ 0.75y और माइनस का हो गया हमारा 26.75 और प्लस का हो गया हमारा 45, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 45 को, तो 18.25 आ जाएगा। तो हमने कहा इसको इधर लिया हो तो y माइनस 0.75y, और ये हो जाएगा हमारा 18.25 करोड़, ठीक है। तो माइनस करके ये आ जाएगा 0.25y और ये आ जाएगा 18.25। तो बच्चों बताओ y इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 18.25 कौन में 0.25, तो इसका 18.75 को डिवाइड कर देंगे 0.25 से, तो हमारा आ जाएगा 73। तो बेटा आंसर जो इसका होगा वो होगा 73 करोड़। तो इसका आंसर इक्विलिब्रियम होगा 73 करोड़, और आप देख सकते हैं आंसर आ गया है 73 करोड़, ठीक है हमारा आंसर। एंड यू कैन चेक एंड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके अब, ठीक है। अब आपको दिक्कत कहाँ होगी, दिक्कत होगी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच में, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच में। तो उसको समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप ये समझ लेंगे कि सम ऑफ लीकेज इज इक्वल टू सम ऑफ इंजेक्शन। अब लीकेज और इंजेक्शन का मतलब बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है। इंजेक्शन का मतलब होता है बेटा वो वाला नहीं जो डॉक्टर घुसेड़ देता है हमारे, नहीं वो वाले नहीं, है ना, दर्द से चलाते हैं, नहीं वो वाला नहीं है। तो इंजेक्शन का मतलब होता है जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड सेविंग, क्योंकि सेविंग लीकेज होती है इसलिए यह लीकेज कहलाता है। तो सेविंग इज इक्वल टू लीकेज, सेविंग इक्वल होना चाहिए इंजेक्शन के। सेविंग में हमने ये लिख दिया s प्लस टी प्लस एम और i प्लस जी प्लस एक्स, इनको दोनों को इक्वल रख दोगे आप, इसको s को और i को, तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो जब भी आप ऐसे इक्विलिब्रियम पूछेगा तो आप ये वाली लाइन लिख लेना कहीं कि i इक्वल टू क्या हो जाएगा s, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पर i इक्वल टू s होता है। तो i की ये रही, ठीक है, ये रही i की, और s की ये रही, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और क्वेश्चन करने बताओ, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं है।
अगर करने हैं तो बताओ, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखना, ये वाला क्वेश्चन देख लो। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज और समझ लेना छोटी सी, कि सेविंग फंक्शन अगर कभी पूछ भी ले तो अब घबरा मत जाना। सेविंग फंक्शन में बता देता हूँ क्या होता है। सेविंग फंक्शन इजकल टू होता है हमारा एस इजकल टू माइनस सी बार प्लस एम पी एस इंटू वाई। तो अगर इन्वेस्टमेंट पूछेगा ना, आई इजकल टू इक्विलिब्रियम पूछ रहा है। इक्विलिब्रियम कैसे पूछ रहा है? इक्विलिब्रियम इजकल टू इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, और किससे? आई एंड एस अप्रोच से। तो याद रखना, ये एस इजकल टू आई रखना, एस की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट करना, माइनस सी बार प्लस एम पी एस इंटू वाई, और यहाँ पर आई की वैल्यू पुट करना और इनको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसमें क्वेश्चन में करके देखते हैं। बोला कंजम्पशन फंक्शन है सी इजकल टू 250 प्लस 0.8 वाई डी। आई दे रखा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, टैक्सेस दे रखा है। कहता है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। बोला सेविंग निकालो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, मतलब हमें एस पूछ रहा है ये कि एस बताओ। दूसरा पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर का मतलब होता है बेटा के, क्या रखना। एंड द चेंज इन इनकम इफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज बाय 20 करोड़। तो बोला इन्वेस्टमेंट में अगर 20 करोड़ से डिक्रीज हो जाती है तो इनकम में क्या फर्क पड़ेगा। तो सीधी बात है, अगर इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो इनकम भी कम हो जाएगी। अभी बताऊंगा, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेविंग बताना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो कैसे बता सकते हैं, ध्यान दो। तो पहले हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है और देन फिर सेविंग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? एस इक्वल टू आई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो यहाँ से भी निकालने की कोशिश कर लेते हैं। तो इसी को फॉर्मूले में चेंज करेंगे, क्या आएगा देखो। एस निकालना है, तो हमने कहा एस इक्वल टू क्या होगा, माइनस सी बार। तो बेटा यहाँ पर ये 250 है ना, तो यहाँ पर सेम उसी की तरह दिख रहा है, ये हम पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस 250 प्लस एमपीएस। तो ये अगर यहाँ पर अगर देखोगे तो ये क्या दे रखा था, ये सी दे रखा था। ठीक है, सी बार प्लस बी वाई। तो बी वाई डी का मतलब बी जो था वो एमपीसी थी, क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन है इसलिए यहाँ पर एमपीसीआर था। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेविंग। सेविंग है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस वाला आ जाएगा। तो अगर हमने कहा एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस कितना होगा? अगर एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस 0.2 होगा। तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया, 0.2। यहाँ पर हमने ये माइनस लगा दिया क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, और ये हमारा 0.2 हो गया। क्या हो गया, 0.2। अब y, तो y हमने कहा y कितना है, y देखते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन दे रखी है, क्योंकि y d होती है, तो पहले यहाँ पर लिख देते हैं। चलो y d या हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, तो हमने कहा ये तो इक्विलिब्रियम पे रखना है, तो इक्विलिब्रियम पे कैसे रखेंगे, c। s इक्वल टू आई होता है, s की वैल्यू ये है तो ये रख दी, तो 1 माइनस 250 प्लस 0.2, और y का मतलब yt होता है, तो y माइनस टी। टी मतलब टैक्स, टैक्स कितना है, 100, टैक्स है 100, ये रहा। और वो किसके इक्वल हो जाएगा, yd इक्वल होगा i, क्योंकि हमारी इक्वेशन ये है, तो s इक्वल टू क्या होना चाहिए, i। तो s की वैल्यू ये पुट कर दी, i की वैल्यू यहाँ आ गई, तो बताओ कितना आएगा। हो सकता है सॉल्व कर सकते हैं, चलो देखते हैं। तो हमने कहा ये किसके, ये सेविंग हो गया, वो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कितना आएगा हमारा, चलो देखते हैं। माइनस 250, ठीक है, प्लस 0.2 वाई, ठीक है, माइनस माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो इसको इधर कर दिया तो ये तो एस के बराबर ही हो जाएगा ना, तो इसको इधर कर दिया तो बताओ कितना आएगा। अच्छा आई भी दे रखा है बेटा, आई भी दे रखा होगा, हाँ 100, ठीक है। तो हमने कहा 20 आ गया, यहाँ पर हमने ये कितना दे दिया, 100, आई थिंक 100 ही है ना, हाँ आई ये रहा, आई है हमारा 100, तो आई लिख दिया हमने 100। तो बताओ सॉल्व करा तो कितना आ जाएगा, इसको उधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया, तो यहाँ पे बच गया 0.2 वाई। 0.2 वाई इजकल टू 100 प्लस 250 प्लस 20, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, 0.2 वाई इजकल टू 100, 250, 350, 370, तो 370, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 370 डिवाइड में 0.2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, 370 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.2 से डिवाइड कर देंगे, 1850, तो ये आ जाएगा हमारा 1850। तो y कितना आ गया, 1850, ये रहा आपका आंसर 1850। ठीक है, चलो हमने कहा फिर सेविंग निकालनी, कोई दिक्कत नहीं, सेविंग निकाल लो, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आ जाएगी सेविंग। और क्या, सेविंग को निकाल लो, ये वाली वैल्यू है यहाँ पे निकाल पुट कर दो, लो एस इक्वल टू माइनस 250 प्लस 0.2
टू, वाई तो है 1850 माइनस 100, यही है। तो अगर हमें सेविंग निकालना तो सेविंग निकाल सकते हैं, बहुत आसान है बेटा। सेविंग का जो हमने ऊपर निकाला था वही वाला यूज कर लो। सेविंग एस निकलेगा, सेविंग एस इज इक्वल टू माइनस 250 हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्लस फिर क्या है 0.2, तो 0.2 वाई की वैल्यू हमें गिवन है 1850 माइनस 100, ठीक है, यही है। तो फिर कैसे निकालेंगे, सॉल्व करते हैं। तो माइनस 250 प्लस 0. अच्छा पहले माइनस करेंगे 1750, तो 1750 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो 1750 मल्टीप्लाई 0.2 तो आ जाएगा 350। तो बच्चे यहाँ पर आ जाएगा 350 और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100 10 का। तो देखो एस इक्वल टू 100, ये हमारा आंसर होगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हो क्योंकि एस इक्वल टू आई होता है, जो एस की वैल्यू होगी वही आई की वैल्यू होगी। तो चेक करो एस की वैल्यू हमारी 100 आ रही है, तो आई की वैल्यू कितनी है, देखो आई की वैल्यू भी हमारी 100 ही होगी, मतलब हमने सही किया है। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। अब बात आती है बेटा मल्टीप्लायर की, कि मल्टीप्लायर पूछ रहा है, मल्टीप्लायर कैसे निकालोगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लायर को डिनोट किया जाता है के से, और के का मतलब होता है 1 में एमपीएस। तो एमपीएस का मतलब कि इन्वेस्टमेंट। अच्छा इसका एक और चीज, एक और फॉर्मूला है, आप ऐसे निकाल सकते हैं या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं 1 माइनस एमपीसी। ये बताता क्या है, के बताता मल्टीप्लायर, मतलब कि इनकम में चेंज आता है किसकी वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में कितना चेंज आता है वो बताता है के। तो हम दोनों में से किसी से भी के निकाल सकते हैं। हमने कहा चलो एक काम करता है एमपीएस वाले से निकाल देते हैं, जल्दी थोड़ा इजी पड़ेगा। तो हमने कहा के इज इक्वल टू क्या होगा, के समझते हैं, के इज इक्वल टू होगा 1 में एमपीएस। तो बताओ एमपीएस की वैल्यू कितनी थी, ये देखो एमपीएस की वैल्यू यहाँ होगी, ये रही एमपीएस की, कहीं से भी देख सकते हो एमपीएस की वैल्यू, बताया था मैंने ये होती है। तो एमपीएस की वैल्यू 0.2, तो एमपीएस की वैल्यू अगर 0.2 है तो ये इसकी वैल्यू 5 हो गई। और अगर के की वैल्यू 5 हो गई तो के इज इक्वल टू क्या होता है कि इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आया। तो बताओ इन्वेस्टमेंट में चेंज दे रखा है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन देखो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था, पढ़ते हैं। बोलता है कि द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, क्या वैल्यू होगी मल्टीप्लायर की, एंड चेंज इन इनकम इफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज बाय 20 करोड़। अगर इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम हो जाती है, अगर इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम हो जाती है, मतलब आपसे माइनस में पूछ रहा है, क्योंकि कम होना मतलब फॉल्स होना। तो हमने इन्वेस्टमेंट की जगह, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो के की वैल्यू आ गई 5, ये नहीं पता, लेकिन हमने कहा डेल्टा आई मतलब 20 करोड़ से कम हो जाती है, कम हो जाती है मतलब -5। तो बताओ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ क्या कितना आ गया 100, तो -100 से हमारी इनकम डिक्रीज हो जाती है। तो हम क्या बोलेंगे तो भाई डिक्रीज इन इनकम हो जाएगी कितने से, 100 करोड़ से, तो डिक्रीज इन इनकम। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट है बच्चों, सारे क्वेश्चन अब आपसे हो जाएंगे। ये रहा आपका आंसर। तो सारे क्वेश्चन अगर आपके हो जाएंगे, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी टॉपिक को लेकर दिक्कत हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर या कमेंट में जाकर आप मुझे बता सकते हैं। अगर इस पीडीएफ का आपको लिंक चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, क्योंकि इस लेक्चर से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं न्यूमेरिकल। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर देना, सर ये हमें समझ में नहीं आया, इसको दोबारा से बता दो, तो मैं आपके लिए वो दोबारा लेकर आ जाऊंगा और दोबारा उस चीज को समझा दूंगा। तो अब आप जाकर प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और इनको जितनी जल्दी हो सके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको मिस नहीं करना, उनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बच्चों अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन अब आपके पास मौका है कि जो 4 से 5 दिन बचे हैं आपके लिए, वो आप बहुत अच्छे से उनको यूटिलाइज कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,